हुए हैं, जितना एग्जाम्पल से पढ़ोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। कार में हमने कहा था एसी लगा हुआ है, कार में परफ्यूम अगर है तो वो उसका पार्ट ही है, हम उसको अलग अलग नहीं मानते। तो पार्ट एसेसरीज पर आपको अलग से एविडेंस देने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर 2.1। दोस्तों जब भी काम करना है, कल डॉक्टर आशिमा ने आपको जो बातें बताई होंगी, मुझे यकीन है आपका बहुत फीडबैक मिला है मुझे कि आपने उसको इंप्लीमेंट किया है। उन बातों को याद रखना, मैं आपके साथ उनकी स्लाइड शेयर कर दूंगा। अमंग अदर इंटर एलिया व्हाट शी सेड, आपको याद होगा कि काम करने के बाद खुद लिख कर देखें कि आपको क्या समझ में आया, और हम उसको बहुत इफेक्टिवली डेली यूज करते हैं उसको। जब जब मैं करवा रहा था तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि यस आई एम डूइंग इट साइंटिफिकली, कि हमने सुना, अब पता चलेगा आप कितना समझे आप उसको वहां पर। आपने वो चैप्टर पढ़ने के बाद अगर लिख लिया लाइफ में तो किसी भी एग्जाम को बहुत इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सबसे बड़ा सेंटेंस जो नंबर 1 मुझे पसंद आया था वो ये था, कम से कम अपने आप से तो ईमानदारी बरतो। अपने पेरेंट्स को नहीं झूठ बोलते हो आप, मुझे झूठ बोलते हो, दोस्तों को झूठ बोलते हो, कम से कम अपने आप से तो ऑनेस्ट रहो। वो ऑनेस्टी कैसे पता चलेगी? अभी जब लिखकर देखोगे टेस्ट में तो समझ में आ जाएगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। वो नंबर 1 सेंटेंस सा हर विनर कम से कम अपने आप को सच बोलता है कि जब तू काम नहीं कर रहा तो किस बात के सपने देख रहा है? तू काम करेगा तभी तो सपना देख सकता है, और वो सपना सच्चाई के लिए आपको टेस्ट लिखकर देखना पड़ेगा। व्हाट शी सेड, सेल्फ टेस्ट लो, दैट इज ब्रिलियंट थिंग। आप जब भी कोई एग्जाम पढ़ें, जानते मैं क्यों बोल रहा हूं इस टाइम पर, मैं इसको रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। जब भी कभी कोई चैप्टर याद करोगे लाइफ में, फाइनल में भी उसको लिखकर जरूर देखना है। शॉर्ट दवाई पास होने की कि मैं कितना सच्चा हूं यहां पर। नेक्स्ट चैप्टर 2.1 टाइप ऑफ ड्यूटीज। आपने अगर प्रॉपरली पास्ट जो मैनुअल दिया था, प्रैक्टिस मैनुअल आपको, तो उसमें एक क्वेश्चन था एन्यूमरेट, लिस्ट बनाइए ऑफ टाइप ऑफ ड्यूटीज। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत लेंदी लगेंगे आपको। एक लिस्ट बनाने का मतलब होता है सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। वो क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएंगी बातें कि एग्जाम में कैसे फंस जाते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 2 शेड्यूल हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट। दूसरा कौन सा है? शाबाश, दूसरा सेकंड है। यहां पर हमने सोचा दूसरा 8th होगा यहां पर। उसके बाद पहला किस चीज का रेट है वहां पर? इंपोर्ट। दूसरा कौन सा है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का बहुत छोटा है। वैल्यू, किस वैल्यू पर ड्यूटी चार्ज करेंगे आप? ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। अगली ड्यूटी अपने सामने, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। दिस इज फुल नेम, शॉर्ट नेम इसको हम सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बोल देते हैं। जो बीसीडी लगनी है वो तो लगनी है, उसके एडिशन में है। रेट ऑफ ड्यूटीज के लिए कहां का देखोगे? सीटीए का या सेटा का? सेटा का। रेट ऑफ ड्यूटी सेटा का, क्योंकि लॉ कहता है कि इक्वल टू ड्यूटी ऑफ एक्साइज एज इफ दे वर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। हम एज्यूम करते हैं कि अगर इंडिया में ऐसे ही गुड्स बनाए गए होते तो कितना रेट चलता। नेक्स्ट, किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसको हम असेसेबल वैल्यू बोलते हैं, प्लस क्या करेंगे उसमें हम? बीसीडी। इसका मतलब ये ड्यूटी कस्टम ड्यूटी पर भी लग जाती है। यस, लग जाती है, लगने दीजिए आप। फिर इसके बाद एजुकेशन सेस लगाएंगे। वैल्यू ऑफ प्रीपैक्ड आर्टिकल, अगर कोई इंडिया में गुड सेक्शन 4A में नोटिफाइड हैं और जो प्रीपैक्ड फॉर्म में भी सेल हो रहे हैं, तो जिस तरीके से इंडिया में एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सीवीडी अंडर सेक्शन 3(1) चार्ज करेंगे। इंडिया में कैसे चार्ज करते हैं आप? इंडिया में उसका एमआरपी लेस नोटिफाइड अबेटमेंट, वो लेस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर हम सीधा सीधा रेट लगा देते हैं। वही सेम प्रोसीजर यहां पर भी रहेगा। नेक्स्ट, एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, सेट बोल देते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। ये ड्यूटी किस चीज को खत्म करने, किस चीज का इफेक्ट खत्म करने के लिए? वैट का। मैक्सिमम कितना परसेंट लगेगा? 4%। अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो कितना रेट लगाएंगे आप? 4% लगाएंगे। मैक्सिमम 4% ही लग सकती है आपकी। किस वैल्यू पर लगाएंगे? एवी प्लस बीसीडी प्लस सीवीडी प्लस सेस। सेस की ये स्टेज है। क्यों?
हम सीवीडी अंडर 3.5 से पहले सेस क्यों लगाएंगे वहां पर हम ये? क्योंकि वैट पर भी सेस नहीं लगता, तो हम सेस पहले ही जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इन सब टोटल अमाउंट के ऊपर हम अपना सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कैलकुलेट करेंगे। बाद में राउंड ऑफ करना जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एजुकेशन सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स सेम है, 2% 1%, इट इज सेम। हालांकि आपको कुछ चीजें पता हैं कि इसमें लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड, एजुकेशन असेसमेंट लाइन करो, डज नॉट इंक्लूड 8B 8C 99A, कुछ हल्का फुल्का याद आ रहा हो, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, इंक्रीज क्वांटिटी में गुड्स आते थे, चाइना से आते थे, तो उन सब ड्यूटीज के ऊपर नहीं लगाना, मैं सिर्फ ऊपर वाली ड्यूटीज पर BCD प्लस CVD पर ही सेस लगाकर चलना है आपका, यहाँ पर और किसी पर नहीं लगाना। लिख सकते हो यहाँ पर आप इसके साथ साथ पेज 2.3 पर फोर्थ जो पॉइंट लिखा हुआ है, एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड, पेज 2.3 पर एजुकेशन सेस सबसे ऊपर टॉप में सबसे ऊपर, एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन BCD प्लस CVD। एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन BCD प्लस CVD। नेक्स्ट पेज, टू 2.8, हमारे पास ड्यूटीज कौन कौन सी आ चुकी हैं? नंबर 1 BCD, नंबर 2 CVD अंडर 3.1, नंबर 3 CVD अंडर 3.5, एजुकेशन सेस, नाउ एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A। एंटी डंपिंग ड्यूटी किसके इक्विवेलेंट लगती है? नॉर्मल प्राइस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री माइनस द एक्सपोर्ट प्राइस। जापान BCP वहां सेल करता है जापान में 10,000 का, जापान जब यहां एक्सपोर्ट करता है तो 7,000 का। ये 3,000 का जो कम में बेचा, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ डंपिंग। मार्जिन ऑफ डंपिंग जो है वो 3,000 के इक्विवेलेंट जैसे गुड्स इंडिया में आएंगे ड्यूटी लग जाएगी। एक बार में हाउ मेनी इयर्स? 5 इयर्स। और टोटल कितने इयर्स के लगाते हैं यहां पर आप? 10 इयर्स के लिए। टोटल इट इज फॉर 10 इयर्स। नेक्स्ट ड्यूटी अपने सामने यहां पर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। अगर फॉरेन कंट्री कोई सब्सिडी देता आपको एक्सपोर्ट करने पर, यूके ने कहा अगर यूके से गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो उस सिचुएशन में हम आपको सब्सिडी देंगे। हम आपको, यूके में गुड्स बिकते हैं 10,000 रुपीज के, और यूके कहता है कि अगर यहां से इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे तो उस सिचुएशन में 3,000 रुपीज हम आपको एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दे देंगे हम आपको। जैसे गुड्स इंडिया में आएंगे, इंडिया में पहुंचते ही 3,000 रुपीज ड्यूटी और लग जाएगी यहां पर। सेम पीरियड एंटी डंपिंग ड्यूटी का। नेक्स्ट ड्यूटी सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी तब लगती है when goods are imported into India in increased quantity। उससे क्या होगा? इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एक बार में कितने साल के लिए इंपोज की जाएगी? 4 इयर्स। टोटल 10 इयर्स के लिए वहां पर प्रोटेक्टिव ड्यूटी लग सकती है। क्लासिफिकेशन सेम एक्साइज वाला कॉपी पेस्ट। 8 डिजिट क्लासिफिकेशन है आपका। 8 डिजिट में याद होगा, पहले दो किसके लिए थे? याद करो, पहले दो चैप्टर, फिर अगले 2 डिजिट हेडिंग, अगले 2 सब हेडिंग, लास्ट 2 सब सब। नेक्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का सेक्शन 14, सेक्शन 14 है अपना कस्टम्स एक्ट का। सेक्शन 14 कस्टम एक्ट कहता है कि किस वैल्यू पर रेट लगाएंगे आप? ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब एक्चुअली पेड और पेएबल एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। बायर रिलेटेड नहीं होना चाहिए आपका, और प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। उसके बाद रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, इंपोर्टेड वैल्यूएशन रूल्स। इस सिचुएशन में जब बाहर से गुड्स आते हैं प्लेस ऑफ इंपोर्ट तक, तो प्लेस ऑफ इंपोर्ट तक के जितने चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस हम ऐड कर देते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंपोर्ट की वैल्यू निकाली जाती है तो उसे CIF वैल्यू कहा जाता है। CIF बोले तो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट गुड्स के लिए। एक्सपोर्ट गुड्स के लिए बात करें अगर हम, तो उस सिचुएशन में रिवर्स हो जाती है कहानी। प्राइस अप टू प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन है, तो यहीं तक का प्राइस देखकर चलेंगे हम। कितना अमाउंट कहा जाएगा? FOB, फ्री ऑन बोर्ड। नेक्स्ट,
टेरिफ वैल्यू, असेसेबल वैल्यू, जस्ट लाइक एक्साइज गवर्नमेंट वैल्यू फिक्स कर सकती है, लेकिन यहां वैल्यू फिक्स करेगा सीबीईसी इस सिचुएशन में। नेक्स्ट, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरिफ वैल्यूएशन, सेक्शन 15 रेट ऑफ ड्यूटी इंपोर्ट, सेक्शन 16 एक्सपोर्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइजर टू सेक्शन 14। आइए ध्यान से समझते हैं, काफी क्रिटिकल पॉइंट है। सबसे पहली बात, रेट ऑफ एक्सचेंज। जिस भी दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज उस डेट का होगा। अगर आप पोर्ट से गुड्स लेकर जा रहे हैं तो जो पोर्ट की बिल ऑफ एंट्री है, रेट ऑफ एक्सचेंज कन्वर्जन का रेट उसी डेट का रहेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है अब की बारे। तो उस सिचुएशन के अंदर एंट्री इनवर्ड्स कब मिली कब नहीं मिली हमें फर्क नहीं पड़ता। बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल की बाद में फाइल की। जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके इंडिया में ही इंडियन करेंसी में आप बिल अपना बना कर देंगे आप। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस में फाइल की है होम कंजम्पशन के लिए, तो फिर जो बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस में फाइल की है आपने, उस डेट का रेट ऑफ एक्सचेंज देखकर चलेंगे। रेट ऑफ एक्सचेंज किसका देखते हैं, आरबीआई का या एसबीआई का? बड़ा बैंक कौन सा है, सीबीआई का। चलिए सीबीआई का रेट है सीबीईसी, कोई आरबी एसबीआई नहीं, सीबीसी का अपना रेट स्पेशल होता है। इंपोर्ट के लिए अलग नोटिफिकेशन आती है, एक्सपोर्ट के लिए अलग आती है, उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके चलना है जिस भी दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई हो आपकी। दूसरी बात, रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी के लिए अलग सेक्शन है 15। वो कहता है अगर आपकी, सुनना ध्यान से, आपका शिप आ चुका है, एंट्री इनवर्ड हो चुकी है, गुड्स अनलोड हो चुके हैं, फिर उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल की आपने यहां पर, तो रेट ऑफ ड्यूटी एंट्री इनवर्ड्स का या बिल ऑफ एंट्री का? बिल ऑफ एंट्री का। एंट्री इनवर्ड हो चुकी थी, फिर बिल ऑफ एंट्री फाइल किया आपने, तो बिल ऑफ एंट्री का चलेगा। लेकिन बिल ऑफ एंट्री आपने पहले फाइल कर दी थी आपने इंडिया में आने से पहले ही, फिर उसके बाद एंट्री इनवर्ड हुई, तो रेट ऑफ ड्यूटी कब का चलेगा, एंट्री इनवर्ड्स का चलेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज को टच नहीं करना। लेकिन अगर आप गुड्स यहां से वेयर हाउस लेकर जा रहे हैं, वेयर हाउस से क्लियर करेंगे, तो रेट ऑफ ड्यूटी कब का लगेगा, जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन वेयर हाउस में फाइल करेंगे आप, उस डेट का रेट लगेगा प्रैक्टिकली जब हम ड्यूटी पे करते हैं, अगर आप वेयर हाउस से लेकर जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर की आपने समरी बनाई हुई है 8 पॉइंट्स में सामने वाले पेज पर। नंबर 1, लैंडिंग और कॉलिंग। पर्सन इंचार्ज जो शिप का कैप्टन है वो ध्यान रखेगा सिर्फ पोर्ट पर ही सामान लेकर आएगा। सेकंड, आईजीएम। कौन फाइल करेगा आईजीएम? ओनर ऑफ द शिप, जहां सारी डिटेल होंगी कौन कौन सा सामान क्या क्या लेकर आ रहे हैं। एंट्री इनवर्ड्स का मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन? ऑफिसर परमिशन देगा अनलोडिंग के लिए, फिर अनलोडिंग हो जाएगी, फिर सारा सामान कस्टडी में रहेगा जो भी पोर्ट का ऑफिसर है वहां पर हो, फिर उसके बाद बिल ऑफ एंट्री देंगे। बिल ऑफ एंट्री 2 तरीके की दे सकते हैं आप, या तो होम कंजम्पशन के लिए या फिर वेयर हाउसिंग के लिए। फिर उसके बाद असेसमेंट होगी आपकी, आपको अपने आप असेस कर दी ड्यूटी, 2 दिन के अंदर पे कर देनी है, और सारा सामान 30 डेज के अंदर वहां से रिमूव कर देना है। ओके, चलिए साहब, ये था अपना कस्टम। एक्सपोर्ट प्रोसीजर की खास जरूरत है नहीं इतनी लंबी चौड़ी। यहां पर कितना टाइम